लेकर बात करेंगे क्योंकि पूरे देश के अंदर इस पर सियासत चरम पर है और लगातार आप देखिए विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो किस तरह से आरोप लगा रहे हैं और इस बीच में राजनीतिक पार्टियां भी रोटियां सेक रही हैं। लेकिन सरकार किस तरह से अपनी बात रखती है, भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया किस तरह से रखती है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर मंदिर मस्जिद जो विवाद चल रहा है उस पर किस तरह का तर्क भारतीय जनता पार्टी का है। तो चलिए, कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ गुलाम अली खटाना है, राज्यसभा मेंबर हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका जुड़ने के लिए। और सबसे अहम बात यह है कि जेपीसी के भी मेंबर हैं, वहां पर क्या कुछ हुआ उसको लेकर भी थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल गुलाम अली जी कि मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए आशा जी, जब किसी सियासी जमात को लोग नकार देते हैं ना, तो उनको ये सारी चीज़ें आ जाके वो फिर वो पॉलिटिकल अटैक करते हैं सत्ता पक्ष पे। अखिलेश यादव जी को ये सोचना चाहिए कि अगर आज मुसलमान वहाँ बैकवर्ड है तो उसकी कांग्रेस और सपा रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो आज अनपढ़ है उसकी जिम्मेदार आप हैं। आपने उन लोगों को, उन मुसलमानों को, आपने उनको स्कूल तक नहीं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। आज आप उनको डराते हैं और जब आपका कुछ नहीं चलता, जब आप सोचते हैं कि मुसलमान आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, तो फिर आप उनको उकसाते हैं। आपने मुसलमान को माफिया के साथ जोड़ दिया है। मुसलमान की बात जुड़ती थी इंसाफ के साथ, बराबरी के साथ। कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में और उसमें से निकली जो जमातें हैं, टीएमसी हो, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, जब और कई जमातें हों, एनसीपी हो जो शरद पवार की है, इन लोगों ने मुसलमान को डराया है। आज मुसलमान को एक नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में एक होप आई है। देश के वजीर आजम अपनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की रहनुमाई करते हैं और उन्होंने कहा कि मुसलमान एक हाथ में कुरान रखे और दूसरे हाथ में टेक्नोलॉजी। ये कहे ना अपनी सियासी जलसों में, ये मुसलमान को डराते हैं कि आपको बड़ा भाई मारेगा। बाहर के हथियार बरामद हो रहे हैं, उसको लेकर बयान दिया गया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी पुलिस का इस्तेमाल करती है किसी को भी फंसाने के लिए। देखिए, ये जो मुसलमानों से काम करवा रहे हैं वो मुसलमानों काम नहीं, डेमोक्रेसी का, राइट्स का नरेंद्र मोदी सरकार में कोई स्पेस नहीं है। आप इनके 70 साल के चिट्ठे देखिए ना, इन्होंने क्या क्या करा है। इन्होंने देश में कितने राइट्स करवाए हैं, देश को कितना कमजोर किया है। ये क्या हमें सिखाएंगे? ये क्या मुसलमानों को सिखा सकते हैं? आज मुसलमान ये सोचता है कि मैं स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए देश के वजीर आजम का जो मिशन है उसमें मैं भी हिस्सेदार बनूं, दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बने, उसमें हम अल्पसंख्यक, जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है देश में, उसकी भी हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो। ये चाहते नहीं। कह रहे हैं कि जेल के अंदर जब समाजवादी पार्टी के लोगों को मिलाया गया है तो जेलर पर कार्रवाई कर दी आप लोगों ने। देखिए, कानून से चलेगा, वो उनके तरीके से नहीं चलेगा। 10-10 मर्डर किए हुए उनके एमएलए बनते हैं। आप कहीं इस्लामिक हुकूमत में देखिए ना, वहां सिंपल चोरी, अगर चोरी कर दे ना, हाथ कट जाते हैं। ये भारत है, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत में हमारा बड़ा भाई है, सनातनी है। हम सब मिलके रहते हैं, हम सब्र से रहते हैं, पेशेंस से। ये चाहते नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संभल जाना चाहते हैं लेकिन आप इजाजत नहीं दे रहे हैं, जाने नहीं दिया जा रहा है। एलओपी के नाते उनका अधिकार बनता है। लोगों ने उनको नकारा है, लोगों ने उनको रिजेक्ट करा है। वो फिर जाके मुसलमानों को, अगर आज मुसलमान कहीं बैकवर्डनेस में है तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पे है, नेहरू जी पे है, इंदिरा गांधी पे है, इनके जितने भी बड़े नेता हुए हैं आज की कांग्रेस पे है।
ये डराते हैं, भय लेकिन फैलाते इंडिया हैं। गठबंधन तो कहता है कि सेकुलर तौर पर वो काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ पर हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा आरोप लगाया जाता है। ये इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। ये क्या हमें संविधान सिखाएंगे? हम पे क्या आरोप लगाएंगे? ये इनको अपने घेरे में नजर डालिए ना। आप इनसे कहिए कि जाइए ना, किसी आम आदमी को कहिए, गूगल में देखिए ना, द 10 मेजर राइट्स इन इंडिया, इनके नो में इनके नाम निकलेंगे। क्या किया इन्होंने सिखों के साथ दिल्ली में? ये भय फैलाना छोड़ दें। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मैं अपनी सिक्योरिटी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूं, पुलिस की गाड़ी में बैठकर जाने को तैयार हूं, उसके बावजूद भी नहीं जाने देना जा रहा है। देखिए, क्या छुपाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय पुलिस क्या छुपाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी, जब उनको लोगों ने रिजेक्ट करा है, पहले उन्होंने उकसाया, वर्कर के जरिए गरीब मुसलमान को उन्होंने उकसाया, और उनका उनके जिम्मेदार हैं वो, उनको मुसलमान रहने नहीं दिया, उनको क्रिमिनल बना दिया बड़ा। आज मुसलमान को मैं देख रहा था कि इतनी बड़ी बड़ी, जिनका आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा था, जब हिंदू मुस्लिम सिख सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, उनकी फैमिलीज को, उनमें मुसलमान को मलेश से, क्रिमिनल से, अनपढ़ से जाना जाता है। क्यों? इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। लेकिन यही तो सवाल उठ रहा है कि पूरे देश के अंदर अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बनकर रहते हैं तो ये माहौल खराब करने की कांग्रेस कर रही है। इनको लोगों ने रिजेक्ट करा है। मुसलमान इनके मुसलमान उसके इनसे भाग रहा है, ये उसको डराते हैं, इसलिए करते हैं। प्रियंका गांधी कह रही है कि जब तक हम वहां जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है? उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर करना है। वो क्या चाहते हैं? और राइट्स करवाना चाहते हैं वहाँ। उन्होंने शिया सुन्नी को लड़वाया, उन्होंने उनको कभी पूछा ही नहीं। आज कोई शिया सुन्नी का आपने फसाद सुना देश में? आज वहाँ जो जोगी जी की सरकार है, या देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वज़ीर दाखिला है, रूल ऑफ लॉ है। आज वहाँ किसी को भी कानून को पीसफुल तरीके से वो कोई भी प्रोटेस्ट भी कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, इसमें कोई किसी को मना ही नहीं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि मंदिर मस्जिद विवाद के अलावा भारत में और भी बहुत मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। बेरोजगारी का मुद्दा उठना चाहिए। देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है। भारत कोई छोटा देश नहीं है। इसमें बहुत प्रेशर ग्रुप्स हैं, बहुत सोशल तंजीमें हैं। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है एक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर है। किसी भी आदमी को कोई भी राइट है, वो अपने कोई मंदिर के लिए जा सकता है, कोई मस्जिद के लिए जा सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, अपनी बात चौक में जाके कह सकता है। विकसित भारत का अपमान है ये, जिस तरह से मंदिर मस्जिद विवाद शुरू हो गया है देश के अंदर। कैसे तरह अपमान से कहा जा रहा है? बताइए ना आप, कैसे अपमान है? हम 10 साल ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रहे, और हम 11वें नंबर पे थे, 11वें नंबर पे ही रहे। हम 11वें नंबर पे 5वें नंबर पे ले आए, तो कौन सा अपमान है? अभी 5 में से हम चौथे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे। धार्मिक शत्रुता को खत्म करने की जरूरत है, कहा जा रहा है। देखिए, वो उनसे कहिए ना, कांग्रेस और उसमें से निकली जमातों से, उनसे पूछिए। लेकिन उसके बीच में आपसी विवाद को खत्म करना होगा। वो किस तरह से खत्म होगा? जितनी जल्दी हो सकता है वो खत्म होना चाहिए। देखिए, इन्होंने जम्मू और कश्मीर को लड़वाया, कभी शिया और सुन्नी को लड़वाया, कभी रीजन्स पे लड़वाया, कभी साउथ और ईस्ट को लड़वाया। इन्होंने तकसीम के बिना, तकसीम करो और हुकूमत करो। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी सर्वे पर सर्वे करवा रही है। बेरोजगारी का सर्वे करवाना चाहिए था, देखना चाहिए था कि कितना रोजगार युवाओं को दिया गया, वो क्यों नहीं हुआ। जाति जनगणना का सर्वे होना चाहिए, जिसको बार बार उछालने की कोशिश की जा रही है संसद के अंदर भी। देखिए, ये कानून का इनको मालूम ही नहीं है। ये क्या हम पे उठाएंगे कि ये कास्ट के, इन्होंने किया क्या है एसटी और एससी के लिए देश में? अल्पसंख्यक के साथ, एससी के साथ, एसटी के साथ इन्होंने करा क्या है? आज ओबीसी के, एससी के, एसटी के हमारे पास ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है उनसे, हमें ज़्यादा वोट मिला है। उन्होंने इनको लेफ्ट की तरफ धकेला, देश के खिलाफ नक्सलाइट की तरफ धकेला, और लड़ाई में से वो नर्चरिंग करते हैं।
तो वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना आप लोगों को करानी चाहिए, क्यों डर लग रहा है? पता चलना चाहिए कौन से समुदाय के लोग कितने हैं और कहाँ पर हैं, किस तरह का आरक्षण उन्हें दिया जा रहा है, तो इसमें क्या परेशानी है? वो पॉलिटिकल कंजप्शन के लिए बात करते हैं। उनको किसने मना करा था? उनके पास बहुत सत्ता रही है। सियासी कंजप्शन के लिए बात करने से थोड़ी होता है। लेकिन बेरोजगारी को लेकर भी कोई बात नहीं कर रहे हैं आप लोग। युवाओं के लिए क्या कदम उठाए गए आप तो? उन्होंने हमने तो निसाब में वो चीजें लाई हैं जिससे रोजगार देने वाला बच्चा बने। इन्होंने क्या करा है? बर्तन साफ करवाए बच्चों से अढ़ाक पे। अढ़ाकिज्म पूरे देश में शुरू करा। क्या करा कांग्रेस ने पूरे देश में नौजवान के साथ? कोई पॉलिसी थी? आज भी 20 साल से 40 साल तक जो नौजवान है उनको अढ़ाक पे रखा है इन्होंने। इस तरह के 20-20 साल के लोग हैं। हम जहां जहां भी हम आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का सीधा है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है कि हम उनको रोजगार देने वाला बनाएंगे। हम उनको टैलेंट स्किल वाला वो बनाएंगे। हम उनको सेल्फ रिलायंट बनाएंगे ताकि वो रोजगार देने वाला बने। आज देखिए ना, दुनिया में ये मजाक उड़ाते थे जब हमने अकाउंट खुलवाए, क्या जी इतने अकाउंट पैसे कहाँ से लाएंगे? आज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा 15 लाख ऑनलाइन में आएगा, इसको लेकर भी ऑनलाइन तो फिक्स की कोशिश की जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। मैंने आपका सवाल सुना नहीं। 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएंगे, उसको लेकर भी आप लोगों को घेरने की कोशिश हुई है विपक्ष की तरफ से? देखिए, हमने लोगों के खातों में, इनके ज़माने में 100 रुपये आता था और 10 पहुंचते थे। हमारे ज़माने में पंचायत में अगर 23 लाख एक पंचायत को आता है, पूरा उसके अकाउंट में पहुंचता है। किसान के खाते में अगर 6000 साल का आता है, 6000 पहुंचता है बगैर चक्कर लगाए। पेंशन वाले के खाते में उतना ही पहुंचता है। अभी हम जो कहते हैं वो करते हैं। एक बड़ा आरोप यहाँ पर, आरोप नहीं कहा जाएगा लेकिन एक सुझाव ही आप देखिए, मोहन भागवत की तरफ से एक बात कही गई। उन्होंने कहा कि ये मोहन भागवत ने जून 2022 में स्पष्ट रूप से कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने और हर दिन नया विवाद शुरू करने की क्या ज़रूरत है? हिंदू और मुस्लिम के जो पक्ष हैं अपने अपने दावे तो रख ही रहे हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है? देखिए आशा जी, ऐसा है कि जो वारशिप एक्ट है वो ये कहता है कि आप जो 1947 में जो स्ट्रक्चर्स थे उनको एक्सेप्ट अयोध्या, उसको आप वैसा वो रहेंगे, लेकिन उसका कोई रिपेयर करना है, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, उसका कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेरी है, तो उसमें तो नहीं ना एक्ट कहीं बोलता। तो किसी भी इंडिविजुअल को, इतना बड़ा देश है, कोई भी अर्जी दे सकता है कोर्ट में। वहाँ जरूरी थोड़ी है। समाज है, समाज यही तो स्वतंत्रता है, उनको आज़ादी है। वो कोर्ट में ही जा रहे हैं ना, किसी के पत्थर थोड़ी ना मार रहे हैं। लेकिन सवाल तो यहाँ पर खटाना जी ये भी होता है ना कि जहाँ जहाँ पर इस वक्त सर्वे चल रहा है या फिर मामले कोर्ट में है, वहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों जाते हैं। चाहे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो चिश्ती की दरगाह है, वहाँ पर भी जाते हैं, और अजमेर शरीफ की दरगाह है, आप देखिए वहाँ पर भी। देखिए ऐसा है कि इससे आपसी भाईचारा खराब हो रहा है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि सनातनी मुसलमान का बड़ा भाई है। सनातन पहले, उसके बाद 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी आ गई, अब 1400-1500 साल इस्लाम को हो गया। उसके बाद यहाँ हमारे सिखिज़म आया और छोटी सब सेक्शंस हैं। बहुत सारी सेक्टेरियन सेक्ट है हमारे देश में, बहुत बड़ा डाइवर्स देश है। तो किसी को भी ये चीज़ें बात करने की इजाज़त है। वो कोई ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि इसमें बवाद की कौन सी बात होगी। मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई जहाँ कन्फ्यूज़न है, यहाँ झगड़ा है, इबादत तो रब को, भगवान को खुश करने के लिए करनी ना। अगर अपना बड़ा भाई जो है, अगर अपना भाई का, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग है कि अगर अपने बड़े भाई का कपड़ा अच्छा है, उसका दुकान अच्छा है, उसकी इबादत गाह अच्छी है, तो हमें खुश होना चाहिए। इस पे बवाद कहाँ से आ गया? बवाद नहीं है, इसमें संवाद से काम होता है। इसमें लड़ने से कुछ नहीं मिलता है, लड़ने से कुछ नहीं होता है। मुसलमान को सब्र से काम लेना चाहिए, और उसका अगर नमाज पढ़ना जिम्मेदारी है तो बड़े भाई के साथ रिलेशन बनाना भी एक बड़ी उसी इस्लाम का हिस्सा है। बड़े भाई के साथ मिलके रहना, उस पे
कैसे भी हालात हो। असुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों पर इस तरह से सर्वे किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी यहाँ पर खतरे में आ गई है, इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। नहीं, ओवैसी साहब को बोलिए ना कि आप ये स्टेटमेंट जरा सऊदी अरबिया में दीजिए ना। ये भारत ही है जो बर्दाश्त करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलो करता है। अब ओवैसी साहब को भी अपना सियासी रोटी सेकनी है, मुसलमानों के वोट लेने हैं, तो वो सियासी उसका कंजप्शन है और कुछ नहीं है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि बेरोजगारी पर सर्वे कराया जाए, क्योंकि ज्यादातर बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि अर्थव्यवस्था सही नहीं चल रही है, लेकिन आप लोग दावा करते हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत सही से चल रही है। देखिए, उनका वो सिर्फ कहते हैं, उनका कहने को आज देश में कोई सुनता नहीं है और लोगों ने उनको रिजेक्ट करा है। जिनको लोग सुनते हैं उन्होंने देश को 11वें नंबर से 5वें पे लाया, 5वें से अभी तीसरी बड़ी मईशत इकॉनमी बनाएंगे और ये सच्चाई है। और मैं आपसे अकाउंट की बात कर रहा था कि 48 करोड़ जो अकाउंट खोले गए थे उसमें दुनिया का सबसे सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाला भारत बन गया। ये मजाक करते थे, अजी इतने अकाउंट क्या करने हैं, आज उनको फैसिलिटी हो गया। मतलब कल एक अकाउंट खोलना भी प्रॉब्लम थी, आज इनका वो बंद हो गया। ये लाख रुपए का टेंडर शुरू करते थे, वो 1 करोड़ में ख़त्म होता था। नहीं, कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दों को लेकर आपको घेर रही है, संभल हिंसा को लेकर आपको घेर रही है, उसके बाद जाति जनगणना को लेकर घेर रही है, बेरोजगारी को लेकर घेर रही है, पूरी तरह से संविधान को लेकर भी बातचीत हो रही है। देखिए, वो किसानों को वो उकसाती है। वो जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है, उनके जो निसाब थे, जो पढ़ने जो एजुकेशन का करिकुलम था, उसमें सिंपल ग्रेजुएशन करके रोज़गार नहीं मिलता है। आज देश के वज़ीर आज़म ने पॉलिसी चेंज करा है कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरीज हैं, बच्चे के टैलेंट को देखा जाए और जो टैलेंट सीखे और हमारे स्टार्टअप स्टैंडअप के ज़रिए हमारे लोग यूनिकॉर्न बने, हम मोबाइल बनाना वाला बने, हम दवाई बनाना वाला बने, हमें कैंसर की जो दवाई है हम खुद बनाए, यहाँ हम दुनिया को देने वाला बने। हम नौजवान को धोखे में नहीं रखना चाहते। मैं आपको जम्मू कश्मीर की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ बिहार में 10 से 12 करोड़ आबादी है, उसमें इतना मुलाजम नहीं है जितना जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ लेकिन जम्मू कश्मीर में भी तो आप पर आरोप है ना कि बाहर के लोगों को आकर यहाँ पर नौकरियां दी जा रही हैं, ज़्यादातर काम करने के लिए बाहर से लोग यहाँ पर आ गए हैं, बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ गई है। मुद्दा तो फिर भी वही है ना, अगर देश से परे हटकर आप जम्मू कश्मीर की भी बात करते हैं। मजदूरी के लिए लोग आते हैं, वो तब से आते हैं, स्पेशल टैलेंट के लिए आते हैं। किसी को भी देश में भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक जम्मू कश्मीर के लोग जाके मुंबई में जॉब करते हैं, दिल्ली में करते हैं, कहीं भी करते हैं, किसी को मनाही नहीं है, सब जगह करते हैं। और ये प्रोपोगंडा है, महज प्रोपोगंडा है और कुछ नहीं है। अपना अपना सूट करता है, वो जहाँ जाके अपना रोजगार करता है। ये प्रोपोगंडा के बिना और कुछ नहीं है। लेकिन 6 साल से लेबर फोर्स जो कि 10% से भी ज़्यादा बढ़ी और 2017 से 18 में ये करीब 50% थी, जो 23 और 24 में अब बढ़कर 60% हो गई है। बेरोजगारी की बात कर रही हूँ। लेबर फोर्स जो कि पुरुषों की तुलना अगर हम की जाए महिलाओं के साथ तो कम है फिलहाल, लेकिन नंबर ऑफ जो अभी डिटेल देखी जा रही है तो ज़्यादातर बेरोजगारी कम नहीं हुई है जम्मू कश्मीर में भी और पूरे देश के अंदर भी। आज हर एक घर की डिमांड है कि उसके घर के बच्चे को नौकरी मिले। देखिए, हम दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, अल्लो हम दुनिया को सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास टेक्निकल लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, हमारे पास लैंग्वेजेस पे ज़्यादा है। हमें अपने जो सोच है, हमें लैंग्वेजेस और इसके बजाय हमें प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। और मोदी जी ने टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट को बराबर करते हुए एक बीच का रास्ता लेते हुए हमें सेल्फ रिलायंट की तरफ, खुद कफैली की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसकी तरफ हम चल पड़े हैं।
बेरोजगारी के 3 आंकड़े सामने आते हैं खटाना जी, जिसमें पहला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी कि LFPR, दूसरा वर्कर पॉपुलेशन रेशो WPR। ये दोनों अपनी डिटेल रखते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से रोज़गार मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। WPR के आंकड़े कहते हैं कि 58.2% के पास रोज़गार है कुल आबादी में। इनमें 76.3% पुरुष हैं, 40.3% महिलाएं कामकाजी हैं। 22 और 23 में 56% था, इसके आसपास रोजगार था। एक साल में महिलाओं की जो दर है 5% बढ़ गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मंदिर मस्जिद विवाद पूरे देश के अंदर इस तरह से चल रहा है, दूसरी तरफ से वक्फ बोर्ड को लेकर भी आपने देखा कितना बड़ा इशू चला, क्योंकि आप खुद उस कमेटी के मेंबर भी रहे हैं JPC की, जिसमें मीटिंग भी हुई। उसका हल अभी तक क्या आया वो भी आपके सामने था, लेकिन उस पर भी सवाल उठाए गए कि समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है पूरे देश के अंदर। देखिए, वक़्फ़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वक़्फ़ की अमलाक वाकिफ़ एक मकसद के लिए वक़्फ़ करता है, और वक़्फ़ जो है मुसलमानों के ही अमलाक है। देश के वज़ीर आज़म ने ये वक़्फ़ का जिसको आप 2024 अमेंडमेंट बिल बोलते हैं, वक़्फ़ एक्ट, इसमें एक मकसद है लाने का। मकसद ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, इसमें अकाउंटेबिलिटी लाई जाए, और जिन लोगों ने इसको खुर्द-बुर्द करा है उनको कानून का अकाउंटेबल बनाया जाए। और इसमें जो हमारे पास ज़्यादातर जो लोग आए हैं, जो लोग सत्ता पक्ष रहे हैं, इन्होंने इसकी लूट खसूट करी है। और वज़ीर आज़म साहब ये चाहते हैं कि मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, ये बैकवर्ड रहे हैं, इनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करा है, ये कम से कम इनका एक एहसासा बने, एक इनका इदारा बन जाए। मैं आपका एक उदाहरण जम्मू में बताना चाहता हूँ कि जब हमने वैष्णो देवी का बोर्ड बनाया, तो वहाँ हमारे साधु कम्युनिटी बड़ी नाराज़ हुई हमसे। आज उसका एक यूनिवर्सिटी बन गया, एक कैंसर अस्पताल बन गया। वक़्फ़ की अमला कहा जाता है कि ये डिफेंस और इसके रेलवे से भी बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो सारी खा दी हुई है जो लोग सत्ता में रहे हैं। एक तो हम इसमें ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हैं, और इनका टाइम के साथ इनका रिड्रेसल हो, हमारा यही मकसद है। बाकी जो अपोजिशन वाले हैं वो इसमें से इसलिए बवाद खड़ा कर रहे हैं कि मुसलमानों को असल पता ना चल जाए कि वक़्फ़ को हमने कांग्रेस जहाँ जो हमारा जिन पार्टियों ने हमें वोट बैंक रखा है उन्होंने लूटा है। हमारा ये सामने पिछले दिनों कांग्रेस के बड़े नेता खड़गे जी, उसमें एक वहाँ फार्मर वो आए चेयरमैन वहाँ उसके कर्नाटक के, उसने हमें ये आंकड़े दिए कि उनके पास भी वक़्फ़ का प्रॉपर्टी है। तो ये जो एम्बेजलमेंट हुई है, लूट खसूट हुई है, ये जो मुसलमानों के इदारे बनते, हॉस्पिटल बनते, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनते, वो नहीं बन पाए, वो नहीं बने। उसके बजाय ये एक एक करके प्रॉपर्टी को खाया गया। और आपने देखा दिल्ली जैसी जगह पे भी उनका वो अंदर है जो चेयरमैन था। तो मेरा कहने का मकसद है, हमारा मकसद यही है। बाकी ये भय फैला